और सवाल एक ये भी है कि क्या निशाने पर नरोत्तम और उनके समर्थक हैं। खैर, जब नरोत्तम को नोटिस की खबर सियासी पारा बढ़ा रही थी कि तभी अचानक नरोत्तम आशुतोष तिवारी के घर पहुंच गए। एक मुस्कुराती हुई तस्वीरें लंबे चौड़े पोस्ट में सोशल मीडिया पर साझा की। इस पोस्ट में नरोत्तम ने आशुतोष तिवारी को छोटा भाई बताया है और 20 साल से ज्यादा के पारिवारिक संबंधों का हवाला दिया और खूब तारीफों के पुल बांधे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा से पोस्ट को लेकर भी खूब हुई है। अव्वल तो नरोत्तम मिश्रा इतने लंबे पोस्ट करने के लिए नहीं जाने जाते, और इससे भी ऊपर ये सवाल कि अचानक नरोत्तम मिश्रा क्या बात करने आशुतोष तिवारी के घर खुद पहुंच गए। और एक सवाल यह भी कि पोस्ट में जो मुस्कान दोनों के चेहरों पर थी वो असल थी या फिर दोनों के बीच की दूरी। इसी पर होगी आज की ये बड़ी बहस। तो दतिया जिस तरीके से चुनाव के बाद अभी केंद्र लगातार बना हुआ है, दतिया की हार का हिसाब बीजेपी में लगातार जारी है। अब बड़ी कार्रवाई होगी क्या, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। नरोत्तम बनाम संगठन क्या दिल्ली से तय होगा अब दतिया का भविष्य। ऑडियो आरोप और कार्रवाई, बीजेपी के अंदर की आखिर कहानी क्या है। संगठन पर गाज गिरी है, अब अगला निशाना कौन होगा। तो क्या पार्टी के भीतर कथित विभीषण की तलाश वास्तव में जारी है। तो दतिया में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार सियासी खींचतान जारी है। क्या नरोत्तम मिश्रा पर कार्रवाई होगी, क्या उनके समर्थकों पर गाज गिरने वाली है। बहरहाल ये तो चर्चा का विषय है और सवाल लगातार बना हुआ है। चलिए इसी पर हम बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों की मौजूदगी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर वानी अहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस के नेता हिमानी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं गौरव चतुर्वेदी जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत करूंगी मैं डॉक्टर वानी जी आपके साथ ही। देखिए लगातार अभी अगर आप मेरा इंट्रो सुन रही होंगी तो विभीषण वर्ड इस्तेमाल किया गया है। कौन है वो विभीषण जिस पर गाज गिरेगी अब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब एक संगठन के तौर पर काम करती है तो हम बहुत डिसिप्लिन मानते हैं कि बहुत जरूरी एक अहम फैक्टर होता है, और जो भी इसके विपरीत काम करता है उसके ऊपर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होती है। तो इस नाते जब कार्य समाप्त होता है, समीक्षा होती है और उसके जो परिणाम निकलते हैं समीक्षा बैठक के, उसके अनुसार फिर प्रदेश अध्यक्ष जी उचित कार्रवाई की करने की सोचते हैं, जिसके तहत ये उन्होंने कदम उठाया है और जो कार्यकारिणी है उसको भंग किया है। ये विचार का विषय है और उसमें तहकीकात हो रही है कि कहाँ पर किसने अनुशासनहीनता की है, और उचित कार्रवाई उस अनुसार कठोर कार्रवाई करने की सोचते हैं संगठन में। बिल्कुल, हिमानी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हिमानी जी देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बधाई, जिस तरीके से दतिया में आप लोगों का प्रदर्शन रहा। दतिया में देखने को मिला है आप लोगों ने बम्पर जीत दर्ज की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी सीट गंवाई है, सबसे बड़ा कारण क्या मानती हैं आप। इस बार बीजेपी को अपनी सीट क्यों गंवानी पड़ी। देखिए, सीट तो उन्होंने नहीं गंवाई है, वो सीट उनकी न थी न हुई। तो पर आपने बधाई दी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। माँ पीताम्बरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और दतिया की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देती हूँ। जो सीट दोबारा मतलब जीत नहीं पाए, वो सीट जीतने के लिए अब ये लोग किसी के ऊपर भी ठीकरा फोड़े। एक ईगो की लड़ाई तो जब से टिकट की घोषणा हुई तभी से दिखाई दे रही थी। अगर बात करें तो आशुतोष तिवारी के बारे में दतिया में पहले से ही ये चीजें चल रही थी कि वो बाहरी प्रत्याशी हैं, और मैं बिल्कुल इस चीज को ये नहीं कहूंगी कि किसी इनके विभीषण की वजह से, और अब विभीषण की वजह से भी हुआ
तो इन्हीं के कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे कि किसी को विभीषण बनना पड़ा। जब हमारे यहाँ से पार्टी से दल बदल होता है तो उसके लिए पूरा दोषी हमारे संगठन को और हमारी पार्टी को ठहराते हैं। तो अब फिर अगर आपके यहाँ पर ऐसा हुआ है तो उसके लिए दोषी भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व है। जिस तरह से ईगोस टकरा रहे थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी हुई थी, और वही होड़ अभी भी लगी हुई है। अगर भीतरघात की बात लौटूंगी थी, मैं वानी जी। चलिए थोड़ा बहुत नुकसान मान लेते हैं, मेरे अभी बात ही पूरी नहीं हो पाई सदफ जी। तो खुद आशुतोष तिवारी अपना गृह पुश्तैनी गांव, अपनी ससुराल, अपना घर वाला बूथ तक हार गए। तो वहां पर भी अगर भीतरघात हो गया तो फिर उनको अपने नेतृत्व के विषय में चिंतन करने की जरूरत है कि उनका इतना भी प्रभाव नहीं है कि कोई भीतरघाती आकर आपके घर का बूथ आपको हराकर चला गया तो फिर आपकी नेतृत्व क्षमता तो कुछ भी थी ही नहीं, आप तो दूसरों के भरोसे ही चुनाव लड़ रहे थे। और अगर थोड़ा बहुत नुकसान कहीं भीतरघात की वजह से हुआ भी है, वो मान भी लें, तो वो बाहर कहीं हो सकता है, अपने घर में वो कैसे हार गए। बिल्कुल ठीक है, एक जवाब ले लेती हूं मैं छोटा सा, फिर गौरव जी के पास जाऊंगी। वानी जी एक छोटा सा जवाब। जी मैं बड़ी प्रसन्न हुई हूँ आज के कांग्रेस प्रवक्ता ने चलो ये तो स्वीकारा कि ये जो दतिया था ये इन्हीं का गढ़ था, माना। पर एक अनकहे शब्दों में जो इन्होंने स्वीकारा है, आज कांग्रेस पार्टी के प्रकोष्ठों, उनके जिला, उनके मोर्चों की जो समितियां हैं, हरीश जी ने भंग कर दी है। तो मतलब ये कि कांग्रेस तो पूरी विभीषणों से भरी हुई है, टॉपिक पे हैं, जिसके संघर्ष टॉपिक पे में हैं आप। ठीक है एक मिनट देखिए, ठीक है हिमामी जी, मैंने टॉपिक आपको पे हैं इंटरप्ट नहीं किया। वानी जी, 2.5 वर्षों से कांग्रेस का ये टॉपिक पे संघर्ष, निरंतर टॉपिक पे रहिए। गठन, अपनी अपनी बारी में, शोभा मैम नहीं अपनी देता अपनी बारी में, आपको ठीक ऐसे। है लौटूंगी मैं आपके पास। गौरव जी, गौरव जी ठीक दर्शाता है। है अनचाहे शब्दों में, अनकहे वाक्यों में, कि हिमानी जी और कांग्रेस ये स्वीकारते हैं कि विभीषणों की गुट के कारण कांग्रेस पिछड़ी बिछड़ी थी। एक बाई इलेक्शन जीतने से विधानसभा और लोकसभा की जो मैसिव डिफीट्स थी, जो प्रचंड हार थी, उनके ऊपर पानी नहीं फिरता। ठीक है गौरव जी, छोड़िए। ठीक है गौरव जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर अब देखिए विभीषण जो शब्द है उसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, काफी ज्यादा यहाँ पर चर्चा हो रही है। क्या मानते हैं आप, ये कितनी ज्यादा वास्तविक है या फिर केवल इसको राजनीतिक अटकलों के तौर पर देख लिया जाए? गौरव जी। नहीं, देखिए चुनाव में कोई ना कोई एक पार्टी तो जीतती दूसरी हारती है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी व्यूह रचना रची थी, रणनीति बनाई थी, उसके बाद भी ये हार छोटी मोटी हार नहीं मानी जाएगी, बहुत करारी हार मानी जाएगी। और ये तब मानी जाएगी कि जब 14 मंत्री लगे हुए हैं, 6 सांसद लगे हुए हैं, 140 पार्टी के पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक लगे हैं, उसके बाद ये हार हुई। और हार के बाद जब समीक्षा की गई तो लगभग 1000 पदाधिकारियों को, जिला स्तर के पदाधिकारियों को विभीषण मानते हुए पदमुक्त कर दिया गया। ये तो अभी की हालिया घटना है वो है। लेकिन मैं सदफ जी एक बात कहना चाहता हूं जी कि पूरे चुनाव के दौरान ये जो कद्दावर नेता थे, जो लगभग 150-200 पदाधिकारी बाहर से गए थे, मुख्यमंत्री स्वयं थे, प्रदेश अध्यक्ष ने भी वहां पर काम किया, आखिर ये वहां की उस पल्स को पढ़ क्यों नहीं पाए? अगर कोई भीतरघात की बात हो रही थी या सैबोटेज की बात हो रही थी, तो वो कार्यकर्ताओं की उस मनोस्थिति को जान क्यों नहीं पाए, समझ क्यों नहीं पाए? क्योंकि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो कैडर बेस्ड संगठन है और कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से इंटरेक्शन लेवल उनका बहुत ज्यादा होता है। ऐसी प्रोसेस के बाद भी अपने कार्यकर्ताओं के मन की बात को नहीं समझ पाना, ये भारतीय जनता पार्टी की और उनके बड़े बड़े नेताओं की सबसे बड़ी भूल रही। और जो कल कार्रवाई हुई है, वो कल की गई कार्रवाई नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप नहीं मानी जा सकती, क्योंकि आपको सामने वाले के ऊपर कोई भी कार्रवाई करना है तो उसका कम से कम एक बार पक्ष तो आपको सुनना था, आपको उसको बुलाकर बात करना थी। चुनाव के बाद ना उनसे बात की, ना आपने उनको पक्ष सुनाने का मौका दिया, सीधा एक फरमान जारी कर दिया कि पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी। अब आप क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी के ऊपर आप सीधे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, प्रदेश इकाई को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, राष्ट्रीय इकाई को कार्रवाई करने का अधिकार है।
आपने वहां अपनी रिपोर्ट भी भेज दी, नहीं लेकिन देखिए, वो जो रिपोर्ट जिला कार्यकारिणी सच को मानी भंग जाएगी। किया गया है गौरव जी, इसमें आप देखिए क्या मानते हैं, ये संदेश देने की कोशिश की गई है या फिर सही मायने में हार की समीक्षा की है भारतीय जनता पार्टी ने? आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि पूरी जिला कार्यकारिणी को भंग करना पड़ा बीजेपी को? गौरव जी। सदब जी, कुल 30 लोग थे जो कल समीक्षा बैठक में शामिल हुए थे, उन्होंने अपने अपनी बात रखी। मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी देखा पिछले 1 महीने के अंदर पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, आपने उसको उसी समय कंट्रोल क्यों नहीं किया? क्या आपका फेल्यूर नहीं है? बड़े नेताओं का फेल्यूर नहीं है ये? बिल्कुल। और आपने जो कार्रवाई की है, चलिए ठीक है, कार्रवाई करना उचित है, जो अगर भीतरघात और सैबोटेज करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूं। लेकिन क्या आपने उनको सुनने का मौका दिया है? उनको अपनी बात कहने का मौका दिया? आप कार्रवाई कीजिए, कोई बुराई की बात, लेकिन बिना सुने अगर आप जो कार्रवाई कर रहे हैं वो एक तरफा कार्रवाई है, और वो फिर बाद में कहीं ना कहीं 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आप उन्हीं पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को वापस पार्टी में ले लेंगे। ठीक है गौरव जी, लौटूंगी मैं आपके पास। शायद किसी बड़े नेता के ठीक है सर। वाणी जी, गौरव जी जो बात कह रहे थे वही सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहूंगी। जब चुनाव चल रहा था, चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, तब क्या आप लोगों ने कार्यकर्ताओं का मन टटोलने की कोशिश नहीं की? क्या उनके मन में चल रहा है? क्या वो सही मायने में जो आपके प्रत्याशी हैं उनकी समर्थक के रूप में काम कर रहे हैं या उनके खिलाफ काम कर रहे हैं? नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने के बाद जिस तरीके से पूरे दतिया में माहौल था, वो आपने, हमने, हम सबने देखा। मानती हैं आप कि बीजेपी के आला नेताओं का कहीं ना कहीं फेलियर है ये? वाणी जी। देखिए, ये सारा इंट्रोस्पेक्शन का मामला है। इसमें जो जान समिति ने अपने जो बिंदु दिए हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष जी अपने अनुभव और जो विचारधारा के अधीन वो निर्णय दे रहे हैं, जो आंकलन कर रहे हैं, ये सारे उसके बाद हम ये सब पर विचार कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो कार्य समिति के ऊपर जो अभी भंग करने का निर्णय लिया है, ये तुरंत इसलिए हुआ है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी के पास बहुत ठोस कारण होंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम बहुत अडिग हैं अपनी विचारधारा को लेकर, कार्यकर्ताओं को अनुशासन के अधीन काम करने को लेकर, और सबसे मुख्य बात, भारतीय जनता पार्टी कहीं का भी इकाई हो पर एक पूरे परिवार के स्वरूप में काम करती है, और उस परिवार के नाते संवाद कार्यकर्ताओं के साथ इलेक्शन के पहले भी हुआ, उसके दौरान भी हुआ। पर जो भी कारण है कि ये फॉल बैक हुआ है, जो अनियमितताएं मिली हैं, उस पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, उस पर हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष उचित निर्णय लेते हुए जो फैसला देंगे, हम सबको स्वीकार है। ठीक है। हिमानी जी, कांग्रेस जिस तरीके से वहां पर शानदार जीत हासिल कर चुकी है, इसके पीछे कांग्रेस की रणनीतिक स्ट्रैटेजी मान ली जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी? मैं उसमें 2 चीजें जोड़ना चाहती हूँ, क्षमा करें बीच में जी। देखिए, कांग्रेस का ये पारंपरिक गढ़ है जहां पर वो जीते हैं, पर 8% वोट कम डले हैं, 1700 वोट्स भाजपा को ज्यादा मिले हैं, और कांग्रेस को जितने वोट मार्जिन मिलता है वो भी 2-3% कम है। तो जीत तो हुई है, पर ये जीत लोकसभा और विधानसभा की हार को नलिफाई नहीं करती है, ना अहंकार। एक ही लाइन रिपीट करती रहिए, आप पूरा टाइम ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको दूसरों आपके को पास सुनने का बोलने के मुद्दे नहीं है मानी जी। ठीक है, अपनी बारी में वाणी जी लौटूंगी मैं। वाणी जी अब सुन लीजिए हिमानी जी को। ठीक, बताइए हिमानी जी। देखिए, पारंपरिक सीट मतलब 2023 में आई थी, ये अच्छा वो है, कहावत बोलूंगी तो बानी जी बहुत बुरा मान जाएगी, पर अभी खंबा ही नोच रही है। अब बीच में बोल सकती हैं आप, क्योंकि अब आपको अलाउड है, अब आपको अलाउड है ना बोलना, आपको अलाउड है। बोला कांग्रेस का गढ़ है, आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है 30 मिनट की डिबेट में। नोचिए खंबा, बैठ के नोचिए खंबा, अकेले बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, नलीफाई कर लीजिए, आप 1700 वोट से आप इसको जस्टिफाई कर लीजिए, आप खंबे नोचिए। तो जिस तरह से एक उद्दंड बच्चा जब होता है बचपन में, जब वो जिद करता है, लेटता है,
अपने घर वालों से बदतमीजी करता है, तब घर वाले उस चीज को हंस के टाल देते हैं। फिर वो पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ कहते हैं तो कहते हैं ऐसा ही है ये। फिर जब उसके बाद वो बुढ़ापे में आकर माता पिता को पीटना शुरू करता है, तब उन्हें असलियत का एहसास होता है कि ये उन्हीं का बोया हुआ पेड़ है जिसे अब काटना पड़ रहा है। और आप राहुल गांधी का परिचय तो नहीं दे पेड़ रही। जो बीज बो चुकी है, अब फिर मैं आपके लिए कोई ऐसा शब्द बोल दूंगी तो आप बहुत खिसिया जाएंगे। अपनी वरिष्ठता का ख्याल कीजिए, अपने बालों का ख्याल कीजिए। निजी कमेंट्स ना करके अगर मुद्दों पर हम रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। प्लीज निजी कमेंट्स ना करें, मुद्दों पे रहें प्लीज। जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उद्दंडता दिखाया करती थी, चाहे राज्यसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, जिन्होंने दल परिवर्तन को बहुत मास्टर स्ट्रोक बताया था, आज वो उसी चीज से पीड़ित होकर यहाँ पर बैठकर विलाप कर रहे हैं। और ये वही पेड़ है जो इन्होंने बोया था और अब इनको काटना है। और अभी तो शुरुआत हुई है, आगे भी काटना पड़ेगा। किसी रणनीति की या किसी उसकी जरूरत नहीं है। ये वही उद्दंड बच्चे हैं जो पहले जिनके माता पिता खुश होते थे कि हमारा बच्चा मास्टर स्ट्रोक खेल गया है, अब वो मास्टर स्ट्रोक जो है वो माता पिता के ऊपर भारी पड़ रहा है। और यही एक कारण है कि इनकी यहाँ की जो गुटबाजी थी वो इस तरह से सामने आ रही है। और इसको कह के नरोत्तम मिश्रा जो पूर्व गृह मंत्री थे दतिया, उनकी सीट थी 2023 में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उद्दंडता और आतंक की वजह से वो सीट कांग्रेस की झोली में आई और कंटिन्यूसली हमारे पास है। तो ये भीतरघात वगैरह तो मोहन यादव जी और जो इनके नॉट तो यशस्वी अभी रहे नेता हैं, उनकी ही हार है। जब आप क्रेडिट लेने पहुंचे थे कि हमारे बड़े बड़े नेता मेहनत कर रहे हैं, हम बड़े बड़े लोग हम यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव जो है सिर्फ जीतने के लिए लड़ती है, तो फिर हारने पे आप लोकसभा मत पहुंचिए, सिर्फ इस चुनाव की बात कीजिए और इस चुनाव का जवाब दीजिए कि ये कोई भीतरघात का परिणाम नहीं है, ये आप ही का बोया हुआ पेड़ है जो अब आपने काटना शुरू किया है। अयोध्या में शुरू किया था, मां पीताम्बरा की नगरी में शुरू किया है और अब पूरे देश में काटेंगे। ठीक है गौरव जी, नरोत्तम मिश्रा और आशुतोष तिवारी की मुलाकात होती है। ऐसे तो अगर हम देखें तो नरोत्तम मिश्रा कभी भी इतने लंबे लंबे पोस्ट करने वाले नहीं माने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मुस्कुराते हुए पिक्चर डाली गई है, लंबा पोस्ट किया गया है, एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है, इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है या केवल एक सामान्य मुलाकात के तौर पर इसको देख लिया जाए? क्योंकि देखिए हार के बाद लगातार जो आरोप हैं वो नरोत्तम मिश्रा पर ही लगते हुए नजर आ रहे हैं। गौरव जी। सदब जी, जब ठीकरा किसी के ऊपर फोड़ने की कोशिश की जाती है तो जिसके ऊपर ठीकरा फूट रहा है वो भी अपना डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास करता है। अपने आशुतोष तिवारी चूंकि उनके साथ के उनसे जूनियर है तो उनसे मिलकर के, चूंकि वो प्रत्याशी थे तो उनसे मिलकर के अब ये बात तो नहीं कही होगी कि मैंने तो तुम्हारे लिए ठीक किया लेकिन अब रिजल्ट उल्टा आया तो मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरा, फिर वो पार्टी के बड़े नेताओं के पास, जब हमें ये दिख रहा है कि जो समानांतर नेता है वो हमारे खिलाफ बिल्कुल खड़े हो गए हैं, वो उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना चुके हैं और उसकी असल समीक्षा करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप सबको मैं रोकना चाहूंगी, वापस लौटूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, पहले वो बता देते हैं अपने दर्शकों को। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है दिल्ली से, जहां अमित शाह के साथ कैलाश विजयवर्गीय की बैठक हुई है। करीब 1.5 घंटे तक दतिया चुनाव में हार पर मंथन हुआ है। संसद भवन में हुई दोनों नेताओं की बैठक। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, आप तक पहुंचा दें। गृह मंत्री अमित शाह के साथ कैलाश विजयवर्गीय की बैठक हुई है। करीब 1.5 घंटे तक दतिया चुनाव में हार पर मंथन किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की। चलिए वापस लौटेंगे अपने मेहमानों पर। गौरव जी, आप कुछ कह रहे थे, बात पूरी कर लीजिए। जी सदब जी, अब जैसे ये जो आपने बड़ी खबर सुनाई है जी, अमित शाह और कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात की, ये भी नरोत्तम मिश्रा के डैमेज कंट्रोल का एक प्रयास है। डैमेज कंट्रोल का प्रयास मतलब अमित शाह जी के सामने कैलाश विजयवर्गीय जी ने वो वस्तुस्थिति रखी होगी। अब कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल, आप अगर इसका राजनीतिक विश्लेषण करें तो विरोधी खेमे के माने जाते हैं। अब विरोधी खेमे के माने जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में अगर राजनीतिक चर्चा दतिया को लेकर के हुई है तो कहीं ना कहीं उनका एक झुकाव नरोत्तम मिश्रा की तरफ होगा, क्योंकि जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया था तो कैलाश विजयवर्गीय नरोत्तम मिश्रा के घर गए थे मिलने और वो फोटो उन्होंने स्वयं अपनी वॉल पर शेयर किया था। तो जो वस्तुस्थिति, जो डिफरेंसेस वहां पर क्रिएट हुए हैं या जो कार्रवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी,
उसको लेकर के उन्होंने अपना पक्ष रखा होगा, नरोत्तम जी की तरफ से भी पक्ष रखा होगा। लेकिन एक बात और सदन जी मैं कहना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस विभीषण के मामले को लेकर के, कि अगर आप समय रहते कोई कदम नहीं उठा पाते हैं तो ये असफलता आपकी मानी जाती, जो भी प्रादेशिक नेतृत्व होता है। निश्चित तौर पर देखिए, समय रहते अगर कदम उठाया जाता तो आज ये समीक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती और भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती। वाणी जी, बड़ी खबर आपने भी सुनी होगी, कैलाश विजयवर्गीय के साथ अमित शाह की बैठक हुई है। दतिया में जो आप लोगों को हार मिली है उस पर मंथन किया गया, डैमेज कंट्रोल करने की देखिए पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि नरोत्तम मिश्रा जिन पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है, लगातार अब आगे उनको केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा नोटिस भी जारी किया जा सकता है। इस पर क्या है, मतलब आगे उनको नोटिस मिलेगा, आगे उन पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, और अभी जो ये बैठक हुई है उसको आप कैसे देख रही हैं? संगठन जो वास्तु स्थिति पर या जो भी अपनी समीक्षा के अनुसार जो निर्णय लेता है वो वरिष्ठ संगठन का दायित्व है, और हम सब कार्यकर्ता हम प्रतिबद्ध हैं कि हम ऐसे कोई भी डायरेक्शंस मिले, कोई निर्णय मिले, हम उसका पालन करें, हम उसका स्वागत करें। तो ये जो भी वार्तालाप है जो उस स्तर पर हो रही है वो संगठन के तौर पर है, और वो जो भी निर्णय देंगे, शीर्ष नेतृत्व जो देगा, वो हम सब कार्यकर्ता उसका पालन करते हैं। ठीक है हिमानी जी, इस मुलाकात को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है डैमेज कंट्रोल करने की। अब ये पूरा मामला केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच चुका है, अब आगे क्या कार्रवाई होगी, बहरहाल वो तो देखने वाली बात होगी। आप किस पर प्रतिक्रिया? आज कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक ट्वीट किया था कि दो लोगों को, जिनमें गौरव रणदीवे भी एक हैं और एक और अन्य सदस्य, उनको एक समिति बनाई गई है जांच पड़ताल के लिए, उसका मेंबर बनाया गया 2 सदस्यीय। उसके बारे में कमेंट किया था कैलाश जी ने कि जो लोग खुद कभी चुनाव नहीं लड़े वो चुनाव की जीत हार के बारे में समीक्षा करेंगे। फिर बाद में उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से अभी भी वो आपको देखने को मिल सकता है और उसकी जानकारी मिल सकती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस हद तक फूटन पड़ी हुई है, किस हद तक नॉट सो यशस्वी मुख्यमंत्री अपने ऐसे लोगों को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो काबिल और सीनियर लोग हैं उनको दरकिनार करने का प्रयास कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय उनमें एक है, नरोत्तम मिश्रा एक है और गोपाल भार्गव उनमें से एक है। बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं जिनको, क्योंकि खुद इतने सीनियर नहीं है तो इसलिए अपने से सीनियर्स को सबको दरकिनार करके जो पार्टी में फूट डालकर जिस तरह से ये दतिया का रिजल्ट आया, इस तरह की चीजें शुरू कर रहे हैं। तो उनको खुद को संभलना चाहिए और किसी भीतरघात के बदले इस तरह का जो भीतरघात अपनी ही पार्टी को दे रहे हैं उसके बारे में विचार करना चाहिए और इस बिगड़े हुए बच्चों को अब सुधर जाना चाहिए। ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया है हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, मुलाकातें तो अब बीजेपी में हो रही है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती, क्या सही मायने में जो दतिया में बीजेपी को हार मिली है उसका पूरा कारण नरोत्तम मिश्रा है या फिर कोई और? विभीषण कौन है? चर्चा देखिए लगातार इस पर जारी